लर्न एंड डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट पंचायत, जो कि पहले यूनिट से है 30 मार्क्स से, कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। 30 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, स्पेयर्स कौन कौन से एग्रीकल्चर के, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया क्या है। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो इंडिया में कैसे आया और पूरी दुनिया में कैसे, किसने लाया और कैसे आया। अच्छा, इसके बाद आप जान लेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में पता लगेगा, आपको टाइप्स के बारे में पता लगेगा। फिर आपको अलग अलग रेवोल्यूशंस के बारे में हम बताएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, और जो अलग अलग रेवोल्यूशन है वो किसने लाया और किस डेट को आया वो भी आपको पता चलेगा। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जो नबार्ड एग्ज़ाम में आते हैं। अच्छा, जो नबार्ड एग्ज़ाम की मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जो नबार्ड एग्ज़ाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो इसी एग्रीकल्चर से ही डील करता है। और जो हमारा सिलेबस है वो उनका भी सिलेबस है, तो इसीलिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो नबार्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं वो हमने इस वीडियो में लिए हुए हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, एंड तक देखना है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपको लगभग जितना हमें लगता है और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक जो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया से टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो हम शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर के मीनिंग से और एंड तक जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स तक। और हमने ये भी इस वीडियो में डिस्कस किया है कि क्यों एग्रीकल्चर इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे साथ बने रहिए। तो वेलकम गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का क्या रोल रहता है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, तो उन्होंने एग्रीकल्चर तो पढ़ा हुआ है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10th में ही ये छोड़ दिया था। तो उनको 10th का ही कंसेप्ट है कि उन्होंने 10th में पढ़ा हुआ है ये एग्रीकल्चर होता क्या है। तो आज जो है हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि सब बच्चों के कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएं। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तभी आपको आगे जाके बड़े बड़े कंसेप्ट समझ आएंगे। तो एग्रीकल्चर जो, जैसे आपको पता है, एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। लेकिन हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एग्रीकल्चर फर्स्ट, एग्रीकल्चर होता क्या है सबसे पहले। एग्रीकल्चर जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एग्रीकल्चर दो वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, दो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। एगर, जिसका मतलब होता है फील्ड एंड सॉइल, और कल्चरा, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। किसी भी ज़मीन पर, किसी भी सॉइल पे आप कल्टीवेशन करना, उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या यही मतलब है एग्रीकल्चर का सिर्फ? चलिए देखते हैं आगे। बट इज एग्रीकल्चर ओनली कन्फाइंस टू सॉइल कल्टीवेशन? क्या सॉइल कल्टीवेशन एग्रीकल्चर होता है? इस बार ज़मीन पे उगा दिया तो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं? देखते हैं आगे। नहीं गाइस, एग्रीकल्चर का मतलब होता है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आती हैं एग्रीकल्चर में। जैसे कि इट इंक्लूड्स क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप उगाना, लाइफ स्टॉक को पालना, फार्मिंग करना, जैसे लाइफ स्टॉक जानवर, इस तरीके से भेड़ बकरी को पालना, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालना, उनसे वो फ़ायदा लेना, फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री एक्स्ट्रा। तो एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ क्रॉप प्रोटेक्शन करना नहीं। अगर हम देखें, अगर अभी आप देखें आपके घर से, देखिए आपको जो कपड़े लगे हुए हैं, वो भी जो फाइबर लगा होता है वो भी एग्रीकल्चर से आता है। इसी तरीके से जो आप खाना खाते हैं वो भी एग्रीकल्चर से आता है। इस तरीके से जिस घर में आप बैठे हैं वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो एग्रीकल्चर इज़ ऑल अराउंड अस। तो एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर में आती हैं वो बहुत सारी हैं, सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं, लाइफ स्टॉक, फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एक्स्ट्रा। आगे डेफिनेशन देखते हैं, जो रियल डेफिनेशन एग्रीकल्चर की, जो डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की, वो है एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द कल्टीवेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। क्रॉप्स एंड प्लांट को कल्टीवेट करना और राइज करना, किन को? लाइफ स्टॉक्स को। किस लिए? इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए लाइफ स्टॉक को। और इस तरीके से ह्यूमन नीड्स पूरी करने के लिए हम लाइफ स्टॉक को रखते हैं। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं।
तो इसी तरीके से हम अगर अब देखते हैं लाइव स्टॉक क्यों पाला जाता है, लाइव स्टॉक क्या देते हैं हमें, मिल्क देते हैं, फर देते हैं, लेदर देते हैं और वूल देते हैं। इन अदर वर्ड जो लास्ट डेफिनेशन एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर एक ऐसी साइंस और आर्ट ऑफ फार्मिंग है जिसमें वर्क ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होते हैं, प्लांटिंग फॉरेस्ट ट्रीज और राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड रेयरिंग ऑफ फिशेज। तो एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ आते हैं, सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें आती हैं, प्लांट्स का उगाना, लाइव स्टॉक को पालना और रेयरिंग ऑफ फिशेज भी आती हैं इसमें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है लोगों की, बहुत ज़्यादा लोग जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से इन्वॉल्व हैं। आगे समझ आएगी आपको। और देयर आर 3 स्पेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले जियोपोनिक स्पेयर। जियोपोनिक का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑन अर्थ, जो नॉर्मल फार्मिंग हम करते हैं ज़मीनों पर उसको बोला जाता है जियोफोनिक, कल्टीवेशन ज़मीन के ऊपर कल्टीवेट करना। अच्छा, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है पानी के ऊपर कल्टीवेट करना, प्लांट्स आर ग्रोन इन वाटर। इस तरीके से एरोफोनिक, हाइड्रो का मतलब वाटर और एरो का मतलब हवा में, इट इज़ अ कल्टीवेशन ऑफ एयर विदाउट यूजिंग ऑफ सॉइल। तो ये 3 स्पेयर हैं, जियोपोनिक का मतलब अर्थ पर, हाइड्रो का पानी पर और एरो का हवा में। तो ये 3 स्पेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं। तो ये स्पेयर्स ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जियोफोनिक किससे डील कर सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या स्टेट है, जैसे कि आपको पता ही है, हम जैसे आज़ाद हुए थे, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री थे। इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन, हमारा जो एग्रीकल्चर वो रिमेन अंडर डेवलप फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनफ फूड फॉर देयर पीपल। हम जो अंडर डेवलप रहे स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग में क्यों, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था कि हम जो अपनी नीड्स पूरी कर पाए, हम लोगों को क्या देते। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर फील्ड में इन 1965 विद द हेल्प ऑफ जेनेटिसाइस्ट MS स्वामीनाथन जो थे, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, उनकी मदद से जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1965 में, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो हमारी कंट्री जो थी सेल्फ सफिशिएंट हो गई। हम ना ही खुद खाने लगे, हम लोगों को भी देने लगे फूड ग्रेन्स। इंडिया इज़ नाउ इन ए पोजीशन टू एक्सपोर्ट सरप्लस ग्रेन्स एंड सम अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज। हम जो है दूसरी कंट्रीज को भी देने लगे। हैंस द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ मेजर रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एक मेजर रेवोल्यूशन जिसने क्या किया, एग्रीकल्चर में बिल्कुल तब्दीली लाई, चेंज लाया, बदलाव लाया। तो इसी तरीके से एज ए रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम रैंक्स फर्स्ट, आप प्लीज़ देख लीजिए ठीक है कि नहीं, रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टी एंड ग्राउंडनट्स। इंडिया जो है पहले नंबर पर है टी और ग्राउंडनट्स में। सेकंड नंबर पर है प्रोडक्शन ऑफ राइस, शुगर कैन, जूट एंड ऑयल सीड्स। ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसी तरीके से आगे देखते हैं हम। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने की थी, ये की थी नॉर्मन बोरलॉग ने, एन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में किसे कहा जाता है, वो थे नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन 1940 में उन्होंने क्या किया था, मैक्सिको में ये लगे थे न्यू डिजीज रेजिस्टेंस यील्ड वेराइटीज़ ऑफ वीट उन्होंने डिस्कवर किया। और मैक्सिको जो था वो वॉज एबल टू प्रोड्यूस मोर वीट देन नीडेड। वो क्या करने लगा, उसको जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करने लगा अपने सिटीजन्स के लिए। और क्या हुआ, वो 1960 में एक्सपोर्ट करने लगा इवन की। तो वहाँ पर रेवोल्यूशन ले आए नॉर्मन बोरलॉग। तो ये थे नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में लाया था, और MS स्वामीनाथन जो हमारे थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया इंडिया में, जैसे हमने पीछे पढ़ा। तो अब देख लेते हैं हम एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, जो जिससे वो इकॉनमी बढ़ाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, ये क्या करता है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ाता है, हमारा GDP बढ़ाता है। अगर किसी को GDP का मतलब नहीं पता है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स में हमने GDP वीडियो बनाया हुआ है, मैं इस वीडियो में बता लेता हूँ। GDP का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ, कितनी प्रोडक्शन हुई और कितनी सर्विस हुई एक साल में, उनको ऐड करें तो हमारा GDP निकलता है हमारे सामने। तो ये हमारा एग्रीकल्चर कितनी GDP बढ़ाता है, ये 15.4% बढ़ा, 2017 का सेंसस वो बताता है 15.4% नेशनल इनकम बढ़ाता है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है, और कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो अबाउट 43.21%, 2018 का सेंसस है वो बोलता है कि 43.21% लोग जो हैं एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, राइस, व्हीट, स्पाइसेस, मिल्क एक्सेट्रा। इंडिया इज एमर्ज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये याद रखिएगा। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे याद रखिएगा। तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस हमें पता लगी, वो हमारा GDP बढ़ाता है और हमें काम देता है, लाइवलीहुड देता है। इसी तरीके से वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किनको, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन टेक्सटाइल को रॉ मटेरियल देता है, जूट को, शुगर पहले हमें लाना पड़ता था, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो डिपेंड है ये सारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे। रॉ मटेरियल ऑफ दिस इंडस्ट्रीज कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर से आता
जाता है इनका रॉ मटेरियल। अच्छा, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉरेन ट्रेड, हम जो है ट्रेड भी करते हैं, जैसे कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट इंडिया सच एज टी, शुगर, ऑयल, सीड्स, टोबैको, स्पाइसेस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये जो हम बेचते भी हैं। एग्रीकल्चर जो है एक बैकबोन है हमारी इंडियन इकॉनमी, ये जैसे बैकबोन होते हैं ना रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी है हमारी इकॉनमी। अगर एग्रीकल्चर खत्म हो गया तो हम टूट जाएंगे बिल्कुल। तो इसीलिए एग्रीकल्चर पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे आपको एंड पे समझाऊंगा कि मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है ये, इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, हम आपको आगे आपको समझाएंगे। उससे पहले हम जो बहुत बेसिक चीज़ें वो पढ़ लें बच्चों। तो ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर आपको पता होनी चाहिए। जो नबार्ड का पेपर आता है उसमें इस इधर से ऑब्जेक्टिव्स आते ही आते हैं। एग्रोनॉमी से आता है, हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आता है, एग्रीकल्चर इकॉनमी से और एनिमल साइंस से आता ही आता है। तो ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर देख लेते हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी, याद रखिएगा एग्रोनॉमी एक ऐसी साइंस है जो प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फॉर यूजिंग सच एस फूड, फ्यूल, फाइबर क्रॉप्स के साथ डील करती है। वो फाइबर क्रॉप्स उगाती है, फोडर क्रॉप्स उगाती है, शुगर, ऑयल सीड्स और फीड। तो ये चीज़ें कौन उगाता है? ये एग्रोनॉमी डील करती है। इट डील्स विद द सॉइल मैनेजमेंट एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ये सॉइल के साथ डील करती है और क्रॉप्स को उगाती है। मैंने आपको क्रॉप्स बता दिए, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है बताओ ये जो फाइबर क्रॉप है ये किस ब्रांच में आता है, तो आपको पता होना चाहिए एग्रोनॉमी में आता है। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें क्या एग्रोनॉमी को कैसे बनाया हुआ है, जिसमें इसमें हमने कंबाइन किया है बायो को, केमिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को, इकोलॉजी को, अर्थ साइंस और जेनेटिक्स को कंबाइन करके बनाए। तो एग्रोनॉमी में जो जो चीज़ें आती हैं मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, बताइए फाइबर क्रॉप्स, फ्यूल्स, फोडर क्रॉप्स किस में आते हैं? वो एग्रोनॉमी में। अच्छा, हॉर्टिकल्चर से, तो याद रहे गाइस एंड पे जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे वो यहीं से निकलेंगे और ये नबार्ड वाले एग्जाम में आते हैं। हॉर्टिकल्चर डील्स करता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, जैसे आपको पता है फ्रूट्स उगाना है, हॉर्टिकल्चर डील करता है वेजिटेबल्स उगाना। बेवरेजेस, स्पाइसेस लाइक क्यूमिन एक फ्लावर स्पाइसेस होता है, स्पाइसेस के लिए होता है, और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होते हैं, ये भी एक फ्लावर क्रॉप्स होता है। तो हॉर्टिकल्चर, तो आपको पता चला हॉर्टिकल्चर किससे डील करता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, बताइए जो स्पाइसेस है क्यूमिन वो किस में आता है, आपको पता होना चाहिए वो हॉर्टिकल्चर में आता है। बेवरेजेस किस में आती हैं? वो हॉर्टिकल्चर में आती है। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में। फिर आता है तीसरी ब्रांच है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? फार्म मशीन और इक्विपमेंट से डील करते हैं। इन नॉलेज ऑफ फार्म मशीन और इक्विपमेंट। अच्छा, इट ऑल्सो डील्स विद डेवलपिंग न्यू सिस्टम एंड प्रैक्टिस एड्रेसिंग प्रॉब्लम फेसिंग एग्रीकल्चर। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहाँ? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डील करता है। इक्विपमेंट, मशीन्स, कैसी कैसी मशीन्स लाए जिससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, हमें लेबर मतलब लेबर कम यूज़ करना पड़े और हमें आसानी से एग्रीकल्चर हो जाए। इस तरीके से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नेक्स्ट ब्रांच है। डीए किससे डील करती है? बिजनेस एंड ऑफ फार्मिंग, इट आल्सो नोन एज एग्रोनॉमिक्स, ये बिजनेस ऑफ फार्मिंग से डील करती है। अच्छा, एनिमल साइंस जो होता है इट इज़ बेसिकली द ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज फॉर द मीट, मिल्क और फर। याद रखिएगा एनिमल साइंस आपको बताया जाएगा कौन सी ब्रांच में मीट, मिल्क और फर आता है, आपको पता होना चाहिए एनिमल साइंस में आता है। तो अदर ब्रांचेस जो जैसे एग्रीकल्चर की, जैसे कि इंक्लूड एक्वा फार्मिंग होती है, फार्मिंग, एपीकल्चर होता है, बी कीपिंग होता है, याद रखिए बी कीपिंग भी आती है एग्रीकल्चर में, फिशिंग आती है, फॉरेस्ट्री, रेंचिंग एंड वेलिंग भी एग्रीकल्चर में आता है। अच्छा, फॉरेस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, एंग्लो एंड फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट गार्डनिंग एंड फॉरेस्ट फार्मिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री रेफर टू रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो ये आपको पता होना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री किससे डील करती है? रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो ये थी कुछ ब्रांचेस। हर एक ब्रांच इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कहीं से ही पूछ सकते हैं वो, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप कितनी टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग? का मतलब होता है इट प्रोवाइड एनफ फूड फॉर द फार्मर एंड देयर फैमिली टू लिव ऑन बट नॉट एनफ फॉर द। ये सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है सिर्फ अपने लिए फूड प्रोड्यूस करना, बेचने के लिए नहीं। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग का जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक जगह उगाना, जब वो फर्टाइल नहीं रहती तो दूसरी जगह चले जाना, लैंड चेंज कर देना। ए पर्सन यूजेस पीस ऑफ लैंड, किसी इंसान ने पीस ऑफ लैंड यूज़ किया, ओनली टू अबॉर्डन और आल्टर द इनिशियल यूज़ फॉर सम टाइम्स, उसको यूज़ किया और अबॉर्डन कर दिया। हियर द लैंड इज अबॉर्डन वंस इट लूज इज फर्टिलिटी। यहाँ पर ज़मीन को अबॉर्डन किया जाता है जब वो फर्टिलिटी लूज़ कर जाता है। तो ये था सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस में क्या होता है? जो किसान जो होता है सिर्फ अपने लिए बनाता है, शिफ्टिंग में एक ज़मीन से दूसरी जगह चले जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग, याद रखिएगा नाम से इंटेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। याद रखना गाइस ऑब्जेक्टिव बच्चों इससे आता ही आता है, इंटेंसिव फार्मिंग से। इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है यहाँ पर हाई यूज़ ऑफ, जिसमें हम पैसा लगाते हैं ज़्यादा, जिसमें मजदूर ज़्यादा लगता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स का रिलेटिव एंड लैंड एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया।
डेवलपिंग कंट्री, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में दोनों में यूज़ होता है इंटेंसिव फार्मिंग। अच्छा, विच इज़ डन इन एक स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड होता है इंटेंसिव फार्मिंग में, जहाँ पर क्या होता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, जहाँ पर वेयर यील्ड पर हेक्टर होता है इज़ मोर, जहाँ पर यील्ड पर हेक्टर ज़्यादा होता है, एंड इट इज़ प्रैक्टिसाइज इन इंडिया, यूके एंड जापान। ऑब्जेक्टिव आ सकता है इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हाई यूज़ ऑफ कैपिटल, लेबर, पेस्टिसाइड्स होता है, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिसाइज इन चीप लेबर एरिया, जहाँ पर सस्ते मजदूर, वहाँ पर ये लगता है इंटेंसिव फार्मिंग। तो इंटेंसिव फार्मिंग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अच्छा, एक्सटेंसिव क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है एक्सटेंसिव, जहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं डेवलप कंट्रीज़ में। एक्सटेंसिव कंट्रीज़ प्रैक्टिस इन डेवलप कंट्रीज़ में यूज़, दे हैव लेस लेबर एंड एक्सपेंसिव, लेस लेबर होता है और एक्सपेंसिव होता है, लेस कैपिटल इज़ यूज होती है इसमें, लेस एनिमल्स आर यूज। तो इंटेंसिव में एनिमल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक्सटेंसिव में कम एनिमल यूज़ होते हैं। अच्छा, अगली जो है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है क्रॉप्स उगाना, किसके लिए, फ़ायदे के लिए, बेचने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये थे कुछ टाइप्स। अब देखते हैं रेवोल्यूशन, ये आपको यहाँ याद रखने हैं कौन कौन से रेवोल्यूशन कब आए और किसने लाए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा, आगे ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1966-67 में। तो ये जो MS स्वामीनाथन जो थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लाया था यहाँ पर, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। अच्छा, ये किससे रिलेट करता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे, फूड ग्रेन से डील करता है कि किसी और से। तो आपको पता होना चाहिए फूड ग्रेन से ग्रीन रेवोल्यूशन डील करता है, जैसे कि वीट, राइस, जॉर एंड मेज़। नॉर्मन बोरलॉग जो थे, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा, वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद देखते हैं येलो रेवोल्यूशन किससे डील करता है, इट इज़ रिलेटेड विद द ऑयल सीड प्रोडक्शंस। इनके फादर जो थे वो सैम पिट्रोडा थे। अच्छा, वाइट रेवोल्यूशन, जैसे कि जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपको बोलेंगे ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, आप वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से डील करता है। फादर जो थे इसके वृगेश कोरिन थे। मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ब्लू रेवोल्यूशन जो था वो फिश एंड मैरीन, ब्लू आपको जैसे पानी पता है, ये ब्लू होता है, फिश और मैरीन प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था 1960 में। फादर जो है डॉक्टर अरुण कृष्णा। फिश प्रोडक्शन जो पहले नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया है, ब्लू रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन जो है रिलेटेड टू प्रान और ओनियंस और फार्मास्यूटिकल, ठीक है गाइज, ये याद रखिएगा। फादर जो है दुर्गेश पटेल है। इस तरीके से ग्रे रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से डील करता है। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है कोकोया, कॉफ़ी प्लांट होता है, एंड लेदर से, इंडिया जो है पहले नंबर पे है लेदर में। तो याद रखिएगा सारे। अच्छा, सिल्वर प्रोडक्शन जो है वो एग, सिल्वर रेवोल्यूशन जो था ये एग से और पोल्ट्री से डील करता है। फादर इसकी इंदिरा गांधी हैं, याद रखिएगा ये सिल्वर रेवोल्यूशन। वायलेंट रेवोल्यूशन जो था, वायलेंट रेवोल्यूशन वो वुलन प्रोडक्ट से आता है। ब्लैक रेवोल्यूशन क्रूड ऑयल और पेट्रोल से। रेड रेवोल्यूशन मीट और टबैको से। फादर इसके विशाल तिवारी थे। अच्छा, राउंड रेवोल्यूशन, जैसे ये पोटैटो राउंड होता है, इस तरीके से आप याद रखिए राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो। अच्छा, गोल्डन रेवोल्यूशन हनी गोल्ड कलर का होता है, याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर, फादर थे निरपेक्ष टू जी, इसके फादर। फिर गोल्डन फाइबर, जूट से डील करता है। ऑरेंज रेवोल्यूशन याद रखिएगा, ये सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फ्रूट्स, इन चाइना पहले नंबर पे है और इंडिया दूसरे नंबर पे है इसमें। अच्छा, रेनबो रेवोल्यूशन फ्रूट्स और फूड ग्रेन से डील करता है, इट इज़ ऑल्सो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है रेनबो रेवोल्यूशंस को। तो ये सारे रेवोल्यूशन आपको याद रखने, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको याद रखने हैं, आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है कि टोटल 7.2% टोटल एग्रीकल्चर लैंड जो है, वो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है 7.2, किसमें 100 में से 7.2 है टोटल एग्रीकल्चर लैंड। 54% टोटल एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो वो 54% पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के साथ एंगेज है। अच्छा, मालावी एक अफ्रीकन जगह है जहाँ पे 92% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ एंगेज है। तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम, लीस्ट 6%। अच्छा, इंडिया में 43.21% जो है वो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के साथ एंगेज है। आज देख लीजिएगा, शायद 2019-2020 में ज़्यादा हो गया होगा या कम। अबाउट 15.4%, और फिर 43.21 का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर के साथ 43.21% और बाकी सर्विसेज में लोग काम करते हैं। तो मैंने बताया था जीडीपी कितना बढ़ाती है, 15.4%। अब नेशनल इनकम बढ़ाती है हमारी एग्रीकल्चर।
ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये गाइस आपको पता होना चाहिए, नबार्ड में आए थे, नबार्ड एग्जाम में एमसीक्यूज। सबसे पहला आपका जो एमसीक्यू जो मैंने पीछे बताया था, बताइए क्यूमन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये मैंने पीछे ही बताया था, अगर आपको अगर ध्यान है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ये कि क्यूमन किस में आ सकता है। आप जो भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आप हमें एंड पर इसमें कमेंट्स में बताइएगा कि कितने आपके ठीक हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्यूमन्स किस ब्रांच में आता है एग्रीकल्चर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में, इकोलॉजी ऑफ फार्मिंग में क्या क्या आता है, तो ये मैंने आपको पीछे बताया था। जो हॉर्टिकल्चर में आता है क्यूमन स्पीसीज, स्पाइसेस मैंने बोला था आपको, ये स्पाइसेस है, मैंने आपको बताया था क्यूमन स्पाइसेस ये किस में आता है, हॉर्टिकल्चर में आता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सी थी? क्या वो पूसा थी, क्या पटनागर यूनिवर्सिटी थी, या गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म यूनिवर्सिटी थी, या फिर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी थी? ये चारों इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें जो पहली यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इंडिया की वो है पटनागर यूनिवर्सिटी, आल्सो कॉल्ड जीबी पंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाई थी। द टाइम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उस टाइम यूनिवर्सिटी को कहा जाता था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये आप नाम से पता लग गया ये यूपी में है। तो 1960 में पटनागर यूनिवर्सिटी हुई थी, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, विच ऑफ फॉलोइंग द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपको पता होना चाहिए, पटनागर यूनिवर्सिटी। सेकंड इसका ऑप्शन है। अच्छा, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनमें से, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन एंड विलियम गॉड आर एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपका इट इंट्रोड्यूस द HYV सीड्स फॉर द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये भी बिल्कुल ठीक है। इट फोकस इनिशियली ऑन द स्टेट लाइक पंजाब हरियाणा, इसने शुरुआत में पंजाब और हरियाणा पे फोकस किया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। जो फोर्थ है आपका द एम्फेसिस ऑफ द प्लान वाज ऑन क्रॉप लाइक व्हीट, राइस, कॉटन, जूट, ऑयल सीड एंड अदर कैश क्रॉप। बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन किससे डील करता है, तो इसका आंसर डी है, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ एजेंडा। उनका एक एजेंडा था कि उनको क्या इंक्रीज करना है, फूड क्रॉप्स लाइक व्हीट और राइस। तो इन्होंने पीछे बोला कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन वो कैश क्रॉप्स और कॉटन, ये बिल्कुल गलत है। तो कैश क्रॉप जो था, कैश क्रॉप क्या होता है, लाइक शुगर कैन, टबैको, कॉटन, जूट नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एजेंडा था, उनका एक मकसद था। उन्होंने बोलता हमें व्हीट और राइस जो फूड क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप नहीं, फूड क्रॉप्स हमें बढ़ाने। तो इस तरीके से पीछे जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स की भी बात की है। कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉफ़ी, टी और रबर बिल्कुल नहीं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद था, आपको ये दिमाग में रख देना है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फूड क्रॉप से डील करता था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, डी आंसर है इसका। अच्छा, फिर जो फोर्थ है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल जनरली रिसीव्ड इन ड्राई फार्मिंग। कितनी रेनफॉल चाहिए होती है ड्राई फार्मिंग के लिए। तो जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ड्राई फार्मिंग होती क्या है। तो ड्राई फार्मिंग आर दोज एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस इन अमाउंट और लेस देन 750 मीटर्स, तो मिलीमीटर। तो जहाँ पर भी ड्राई फार्मिंग वो जगह होती है जहाँ पर कम बारिश पड़ती है, 750 mm से नीचे। तो इसे इसका सी है। तो यहाँ पर ड्राई फार्मिंग में कौन कौन से क्रॉप्स लगते हैं, जैसे कि लेसर वाटर लाइक ग्रेप्स, टोमेटो, ओलिव्स एंड पम्पकिन्स वाले क्रॉप्स लगते हैं ड्राई फार्मिंग। तो इसी तरीके से देखते हैं अगला जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है आपका, बताइए इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। मैंने जैसे आपको बताया इंटेंसिव, जहाँ बहुत मेहनत लगती है, पीछे ही हमने पढ़ा इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें से देखते हैं क्या क्या है इंटेंसिव फार्मिंग में। क्या स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड होता है, लार्ज, लेस, डेंसली, यल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया और प्रैक्टिस इन यूएसए इन इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटेंसिव फार्मिंग में जो है एक स्मॉल एरिया में होता है, जहाँ पर क्या होता है एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर वेयर यल्ड पर हेक्टर इज मोर, और कहाँ पर प्रैक्टिसाइज होता है इन इंडिया, यूके एंड जापान। तो इसका ADFG है, इसका ADF और G इसका आंसर है। स्मॉल इंटेंसिव फार्मिंग में स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड चाहिए और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया चाहिए और यल्ड पर हेक्टर जहाँ पर ज़्यादा होता है, और कहाँ प्रैक्टिसाइज होता है इन इंडिया, यूके और जापान। इसी तरीके से एक्सटेंसिव फार्मिंग भी यहाँ पे निकला हुआ है। एक्सटेंसिव फार्मिंग में जो चीज़ें इंटेंसिव फार्मिंग में नहीं है वो एक्सटेंसिव फार्मिंग में है, जैसे कि लार्ज एग्रीकल्चर चाहिए होता है एक्सटेंसिव के लिए,
और इस तरीके से वहाँ पर लेस मॉडर्नली पॉपुलेटेड एरिया चाहिए। इस तरीके से yield पर हेक्टर इज़ लेस, और वो कहाँ पर एक्चुअल USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थे अबाउट कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव आ ही सकते हैं जो हमने पीछे पढ़े। अब देख लेते हैं मैटर ऑफ कंसर्न। मैंने आपको बोला था क्यों एग्रीकल्चर इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, जो एग्रीकल्चर का शेयर है GDP में वो 15.4% है, जो कि बहुत ही कम है हमारी नेशनल इनकम, जो हमारी GDP बहुत ही कम बढ़ा है। लेकिन हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के साथ, कितनी 43.21%, शायद आज बढ़ गई हो, शायद आज जो एग्रीकल्चर के साथ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए हो, विच इज़ वेरी हाई। तो आपको लगता नहीं है, बिल्कुल अजीब ही है, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और फिर भी हमारा GDP बहुत कम है, ये किस लिए? तो ये इसलिए फिर भी हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते, हम ज़्यादा बाहर नहीं बेच पाते हैं, हमारे फार्मर्स क्यों सुसाइड करते हैं, अभी कभी सोचा? मैटर ऑफ कंसर्न है ये तो इसका आंसर ये है क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से हमारे फार्मर नहीं, क्योंकि जो बाहर से कंपनी आती है वो सस्ते में चीज़ भेज देती है यहाँ पर। सस्ते में बाहर से कंपनी इसलिए भेजती है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। मान लो किसी फार्मर को 100 रुपये चीज़ 100 रुपये में कोई चीज़ बनी हो, 100 रुपये में उसने कोई चीज़ बनाई हो, तो उनकी गवर्नमेंट उन्हें 50 देती है, 50 रुपये सब्सिडी। तो उनको सिर्फ 50 रुपये में वो चीज़ पड़ी, फिर उनकी मर्ज़ी होती है वो कितने में बेचें। लेकिन हमारे फार्मर्स के साथ ऐसा नहीं, हमें सब्सिडी कम मिलती है, तो वो फार्मर बेचे क्या और क्या, अगर सस्ते में बेचेगा उसको अपना नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ये सोचने की बात है। GDP इतना कम हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा जुड़ा है एग्रीकल्चर के साथ। तो ये था गाइज़, हम इस पर और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स ले आएंगे। आपको इसमें क्या करना है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक चीज़। हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर के बारे में बताया आपको, हमने स्पेयर्स के बारे में बताया, स्टेटस के बारे में हमने बताया आपको, इसकी ब्रांचेस, टाइप्स, इसी के नाबार्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स ले लिए हमने। हम और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स ले आएंगे आपके लिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अगर और भी वीडियो चाहिए होंगे, हमें कमेंट करके बताइए। और जो हमने ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर बताए, अगर आपके ठीक लगे होंगे, ठीक निकले होंगे, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने ठीक निकले आपके 5 में से। तो ये था अबाउट एग्रीकल्चर के बारे में। आप और ज़्यादा लेकर आएंगे आपके साथ, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। माफ़ी चाहता हूँ गाइज़, थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो चुकी हैं। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर। जैसे मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया था। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैटर ऑफ कंसर्न है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया था हमारी गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे कि उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, तो एस्टेब्लिश की थी हमारी गवर्नमेंट ने कि हमारे एक एस्टेब्लिश ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये रिसर्च वगैरह करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये जो है ये कब बना था, ये बना था हमारा 1929 में। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 1929 में बना था ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1929 में बना था। तो ये आपको याद रखना है कुछ सपोर्ट के लिए। और इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, बहुत ज़्यादा एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए ताकि फार्मर्स को सपोर्ट मिले। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है गाइस, किस KCC के बारे में आपको याद रखना है। KCC क्या होता क्या है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड। KCC आपको याद रखना है, ये कब बना था। KCC आया था 1998 में आया था। KCC आया था 1998 में आया था। KCC जो था ये फार्मर्स को लोन देता है, मनी देता है उनको, ताकि वो सीड्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड परचेज कर, मशीनरी ले पाएँ, इक्विपमेंट ले पाएँ। KCC किसान क्रेडिट कार्ड। तो ICAR मतलब जैसे मैंने आपको बताया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में आई थी, KCC आया था 1998 में आया था। ये आपको याद रखना है। अच्छा गाइस, एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, बम्बू मिशन। बम्बू मिशन क्या होता है, बम्बू मिशन क्यों आया था, ये भी आपको याद नहीं है। आपको नेट पे सर्च करना है बम्बू मिशन ये रामनाथ कोविंद साहब ने लाया था। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिस हो गए थे, मैंने आपको बता दिए। तो गाइज़, आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।